आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है 2024 यूपी पीसीएस के ओवरऑल एनालिसिस के लिए। ये एनालिसिस क्यों रखा है मैंने, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको स्ट्रेटजी बताई थी यूपी पीसीएस की। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस यूट्यूब पे भी देखने को मिल रहा है और उस स्ट्रेटजी को लोग मान भी रहे हैं, समझ रहे हैं। जो भी है, जितना समझेंगे उतना फायदा होगा उसका। लेकिन उसका एविडेंस क्या है, तो उसके एविडेंस के लिए हम लोग यूपीपीसीएस के पेपर से इसको देखेंगे। वैसे ही देखेंगे जैसे हमने सब्जेक्ट वाइज उस स्ट्रेटजी को वैसे बताया था ना, उसी टाइप से इस पेपर को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। जैसे हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, तो एक एक सेक्शन में हम लोग समझेंगे कि क्यों जितना हाइप इस पेपर का क्रिएट किया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि जब पेपर को, जैसे लोगों को लगा कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, या थोड़ा सा इस टाइप से लोगों को फील हुआ स्टूडेंट्स को कि मतलब कुछ ऐसा पूछ लिया है कि एकदम जो अलग है थोड़ा सा। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इस पेपर में आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जो डर पैदा किया जाता है स्टूडेंट्स में, कई सारे रीजन होते हैं, अलग अलग कोचिंग्स का अपना अपना होता है। मुझे जहां तक लगता है कि कोर्स बेचने के लिए, अपना मटेरियल बेचने के लिए कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है आप अपना कोर्स इतना अच्छा करो कि डर पैदा करने की क्या जरूरत है उसमें। ठीक है, तो डर पैदा करने की, वो आपका जो डर है, वो डर को मैं दूर करने के लिए इस पेपर को लेके आया हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसा, स्पेशली इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है या कठिन नहीं है जिसका आपको बहुत टेंशन लेनी है। आपकी स्ट्रेटजी अगर फिक्स है, सही है, उस स्ट्रेटजी की डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन है, तो अगर पेपर थोड़ा बहुत करवट चेंज करता है, अलग अलग टाइप का पेपर आता है, तो आपको उसको लेकर लोड नहीं लेना है। ठीक है, पेपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर बहुत इजी तरीके से ये सॉल्व हो सकता था। जिन्होंने काम रह के बहुत स्ट्रेटजी के साथ मिनिमल, मैं बता रहा हूँ, बहुत हाई फाई नहीं कह रहा हूँ, बहुत मिनिमल पढ़ाई, बहुत मिनिमल रिसोर्सेज से अगर पढ़ा है और इस पेपर को फिर अटेम्प्ट किया है, तो वो बहुत इजीली इस पेपर को पास भी किया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा लगता है कि 1 घंटे करीब हमारा पूरा क्लास होगा। तो हम लोग पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, इसको समझेंगे कि कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन एकदम सिंपल थे। मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही सुपरफिशियल टाइप के क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत अंदर से घुस के पूछ रहा है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि जो मैंने उस दिन बताया था वो कैसे स्ट्रेटजियाँ फिट हो रही है, और बहुत नॉर्मली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो हिस्ट्री के जितने सारे क्वेश्चन है पहले वो देखेंगे, उसके बाद जियोग्राफी के, पॉलिटी के, ऐसे कर करके हम लोग देखेंगे, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा सेशन इसको अटेंड करना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर कैसा भी आए, यूपीपीसीएस हम निपटा लेंगे, प्रीलिम्स में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, देखो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है वो, कंसिडर द फॉलोइंग पेशवास एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। हिस्ट्री के लिए मैंने एक मूल मंत्र आपको उस दिन बताया था, क्रोनोलॉजी। ठीक है, अब इसमें देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कुछ चार्ट टाइप के नहीं आते मार्केट में, या फिर हम लोग जैसे दीवार पे बहुत सारे लोग चार्ट लगाए रहते हैं। इस क्वेश्चन उसके लिए बहुत कठिन है जिसने हिस्ट्री का बहुत मोटा मोटा तो पढ़ लिया, बेसिक नहीं पढ़ा। पेशवास पढ़ने में उसको हमेशा दिक्कत आई। लेकिन अगर आपके पास सिंपली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री का कुछ नहीं होता कि डेट वाइज कुछ मटेरियल है ना, तो उसमें ये बहुत बेसिक, बेहद बेसिक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता। जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों की लड़ाइयाँ चल रही थी, उससे ठीक पहले मुगल का जो डिक्लाइन कर रहा था, उसी टाइम पे इनका सबका इम्पोर्टेंट रोल होता है, अलग अलग। प्लासी के वॉर के टाइम पे पेशवा कितने, 8-10 पेशवा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सब जानते हैं। केवल उसने पूछी फिर इसमें इसकी इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। ठीक है, क्रोनोलॉजी में भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि कौन सा पेशवा पहले है कौन सा बाद में है, तो वहां ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन एक आपको पता चलेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सिर्फ क्रोनोलॉजी में बेस्ड है। लूसेंट में भी आप देखोगे सीधा 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 क्वेश्चन लूसेंट का है। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत डीप पूछा गया है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आप देखो। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। अब देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूबर रिवर पोर्ट। किस टाइप का ये सेंटेंस है, आप देखो खुद।
ये बहुत जनरल टाइप की बात है। और आपको पता है कई सारे रिवर पोर्ट्स हैं इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में। तो ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सेंस वाली बात है कि हाँ ऐसा है। ये पोर्ट्स की जानकारी भी आपके लूसेंट में दे रखी है, ठीक है, कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं। ठीक, विजयनगर के टाइम के पोर्ट्स, नीचे जो साउथ के जितने भी पोर्ट्स हैं वो आपको जानने होते हैं। संगम टाइम पीरियड के पोर्ट, और जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये पोर्ट हमेशा इंपोर्टेंट होते हैं यूपीपीसी, यूपीपीसीएस के अलावा। चलो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे पोर्ट्स का नाम नहीं पूछा, वो इसमें नाम भी पूछ सकता है कि कौन सा पोर्ट किस से बिलोंग करता है, चेर से कौन सा बिलोंग करता है, पांड्या से कौन सा बिलोंग करता है, कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम का दूसरा नाम पुहार भी है। तो इस टाइप से वो एक बार यूपीपीएससी घंटसाला वगैरह वो पूछा हुआ था, तो इस टाइप के पोर्ट्स से नाम भी पूछ सकता है। तो पोर्ट्स मैंने उस दिन बताया था कि पोर्ट्स भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो एंशिएंट इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर की जो कुछ पार्ट्स है ना, उसमें मैंने बोला था कि इसकी डिटेलिंग बहुत डिटेल में जानने की बजाय आपको हमेशा इसकी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं पूछ रहा, इसमें तो ये पूछ रहा है क्या है या नहीं है। ठीक है, आंसर की तो आपकी ऑफिशियल सबकी सबके पास होगी इसकी, तो आंसर्स में हम लोग इसके नहीं जा रहे क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, दो क्वेश्चन हमको एकदम एकदम लूसेंट वाले क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने उस दिन सबसे पहली स्ट्रेटजी में बताया था कि रीजनल पे आपको फोकस करना है। तीनों क्वेश्चन अभी रीजनल से हैं, पोर्ट भी रीजनल किंगडम में ही आते हैं, ये भी रीजनल में आ जाएगा, मराठा। देखो फिर रीजनल से आ गया, ये सैन, पाल और सैन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या कर रहे हैं कि अभी अशोक, अकबर, इनसे बाहर ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अशोक से, अकबर से, गुप्ता से बाहर पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के इन द सेंस मैंने सिर्फ इतना बोला है कि केवल उनकी डायनेस्टी को जानिए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानिए, डिटेलिंग नहीं जानी। ठीक है, और उनके रूलर्स को क्रोनोलॉजी में पढ़ना है। क्या पूछा है, केवल रूलर पूछा है इसके इस क्वेश्चन पे। अब जिसने रीजनल हिस्ट्री में, तो ये भी लूसेंट का ही है, ये भी लूसेंट से बाहर वाली चीज नहीं है। तो केवल रूलर्स के नाम पूछ रहा है, और इसमें भी अगर दो रूलर्स भी आपको आइडिया है कि भाई पहला रूलर इसमें कौन सा होता है, तो भी आप इसमें अरेंज कर लोगे। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि आपको डायनेस्टी, और ये फिर आएंगे, इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है क्रोनोलॉजी में है, डायरेक्ट भी स्टेटमेंट भी बना के दे सकता है कि ये इससे बिलोंग करता है। परमार से क्वेश्चन आ सकते हैं, चंदेल से क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्ली मीडिएवल टाइम के जितने भी रीजनल किंगडम है वो आपको करना चाहिए, मैंने उस दिन भी बोला था। अर्ली मीडिएवल में बहुत है, चौहान वंश है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, चंदेल है, परमार है, काकतीय है, ये नीचे जो नीचे जो है काकतीय की होयसल है, कदम है, इन सबके नाम आपको पता होना चाहिए, और जिसको ये डटे होते हैं उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ध्यान दो। मैं उस दिन आपको इसलिए रीजनल रीजनल बार बार कर रहा था, आज ये प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन डीप नहीं है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ सीधा है, सिंपल है, रीजनल हिस्ट्री से। ठीक है, रीजनल पे क्यों फोकस करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तीन क्वेश्चन रीजनल आने के बाद फिर आया है अकबर, और सिंपल सा क्वेश्चन, खाने खाना की उपाधि किसने, बताओ, लूसेंट में नहीं लिखा है ये। कौन अपॉइंटमेंट, अकबर के टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और ये सब, ये थोड़ी सी डिटेलिंग है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% ही आना चाहिए, लेकिन आइडिया थोड़ा बहुत लगेगा। और अगर ना भी लगे तो आपकी एक सिंपल वाले क्वेश्चन आपके तैयार हैं, तो आपको हमेशा सभी क्वेश्चन, सभी पेपर्स के सभी सब्जेक्ट में 80% प्लस 20%, इसका टारगेट लेकर चलना है। आपको 80% क्वेश्चन हर एक में सही करना है, 20% अगर आपको नहीं भी है तो ये लीव कर देना है। ठीक है, 100% तुर्रम खा पीएचडी किसी को नहीं करनी है पेपर में। आपको 20% क्वेश्चन तो हर एक सब्जेक्ट में सोच के चलना है पहले से कि मुझे छोड़ना है, सारे क्वेश्चन क्यों करने हैं। आपको सिंपल करना है ना भाई, आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, आपको 90 100 समथिंग क्वेश्चन, 100 नंबर भी क्वेश्चन भी अगर आपके हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा स्कोर माना जाए, यूपीपीसीएस के एकदम सेफ स्कोर है।
तो आपको उसके अंदर कोई एक्सपर्टीज हासिल नहीं करनी, आपको कोई डिटेलिंग में नहीं जाना है कि भाई मेरे 100 में से मतलब 10 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के 10 के सही नहीं, आपको एवरेज खेलना पड़ेगा। अगर आप 10 हिस्ट्री के सही करोगे तो 5 अगर पॉलिटी के सही करोगे तो ये गलत होगा। आपको बैलेंस लेके चलना चाहिए। हर एक हर एक सब्जेक्ट में आपका टारगेट होना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन के 80% क्वेश्चन आपके सही हो। ठीक है। इससे ये होता है कि किसी सब्जेक्ट में अगर बहुत ऊटपटांग क्वेश्चन आने की संभावना होती है या अनसर्टेनिटी किसी भी टाइप की आती है, तो वो चीज आप मैनेज कर लोगे। ये मेरा कहने का मतलब है। तो 80+20% के फॉर्मूले को आपको यहाँ पर रखना है। इसको बहुत ध्यान रखना है इस वाली बात को। सिंपल क्वेश्चन, डू नॉट लीव सिंपल क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। ये कठिन उनके लिए है जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं इनको बोलूंगा। ये अगर आपको याद नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बहुत किसी भी चलते फिरते कोई ट्रिक बना के, कोई कुछ भी नाम दे के, बहुत से लोग फर्स्ट लेटर के हिसाब से ट्रिक बना लेते हैं। कई ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनसे आप इनको याद कर सकते हो। कई सारी ट्रिक लगा लो आप, आपसे रिलेटेड जो भी चीज हो आप उनसे ट्रिक लगा के इस चीज याद कर लीजिए। और मैं जैसे मॉडर्न इंडिया मैंने कौन कौन से तरीके बताए थे, वो वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 2024 के पेपर में। ठीक है। Then, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। हिस्ट्री का ही अभी हम करेंगे, फिर दोबारा दूसरा करेंगे। ठीक है। देखो, देखो हिस्ट्री क्वेश्चन, अब मैंने मॉडर्न इंडिया में एक चीज आपको बोली थी। मॉडर्न इंडिया में तीन चीजें हमको पूछ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी बने हुए टाइम टू टाइम पार्टीज वगैरह, वो। और सोशियो इकोनॉमिक वाले, ये भी ऑर्गेनाइज, बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक भी ऑर्गेनाइजेशन के, सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म्स है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड पर्सनैलिटी, और पूछ रहा है तीसरी चीज वो केवल पूछ रहा है कि कौन से इवेंट, इवेंट क्रोनोलॉजी। यही तो बताया था मैंने उस दिन। इसका अगर तुम्हारे पास चार्ट है तो मुश्किल से 4 से 5 पेज का मॉडर्न हिस्ट्री है। अब इसमें भले ही इसने स्टेटमेंट बनाया है, लेकिन ये क्वेश्चन तो ऑर्गेनाइजेशन का ही है। ठीक है। अब तुमको इससे रिलेटेड अगर पर्सनैलिटी पता होगी कि कौन कौन इससे रिलेटेड है, कि अपोज कांग्रेस में कॉलिंग ब्राह्मणिकल, अब ये तो एक बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट हो गया। सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मणल, नॉन मिंटो, ये बहुत मतलब ये नॉर्मल सी, जस्टिस पार्टी के बारे में आप पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें अगर आपको पर्सनैलिटीज भी पता होंगी कि कौन इससे रिलेटेड है, तो आपको कई सारी चीजें वहीं से पता चल जाएंगी कि कौन किस कास्ट का था, या कौन मतलब। देखिए कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है रिफॉर्म के जो ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट ब्राह्मण लोगों ने ही खोले हुए हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों को देखो, ये देखो फिर से ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कौन से टाइम पे ये खोला गया, इससे ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनाइजेशन का है, और क्रोनोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन पे लगवा रहा है। मैं इनकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं इनको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ कि सॉल्व कराने तो ये बहुत अलग हो जाएगा। हो सकता है कि हम पार्ट वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कराएं, वो एक अलग बेटर है। बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो फिर से ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन है। फिर आगे आओ। ये, हाँ देखो, मैंने क्या बोला था, इवेंट्स हुए हैं, केवल नाम पूछा है क्रोनोलॉजी, फिर से क्रोनोलॉजी। ये भी क्रोनोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन। क्रोनोलॉजी, बिल्कुल सीधा सीधा एकदम तुम्हारे पास चार्ट तैयार होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास चार्ट प्रिपेयर है तो आपको पता होगा कौन सा पहले हुआ है कौन से बाद में हुआ है, डेट सहित। मैं तो इसमें तो डायरेक्ट भी लिखा है, मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल इनको डेट सहित तैयार कीजिए। यूपी पीसीएस का कोई भरोसा नहीं है। किसी दिन अगर 1946 में दो चीजें हुई है तो वो डेट सहित आगे पीछे करवा लेगा। तो आपको मंथ, डेट और ईयर, इसके हिसाब से इनको लगाना है और उनको रट मारना है। 4 से 5 पेज का आपके पास नोट्स तैयार होना चाहिए बिल्कुल। चाहे उसको साइन फॉर्म में, मतलब केवल छोटा छोटा करके शॉर्ट शॉर्ट करके लिख लो, लेकिन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का छोटा छोटा चीज पूछ रहा है। ये देखो, कौन सा पहले बना कौन सा बाद, इसके इसके बाहर यूपीपीसीएस आज तक नहीं गया। और लोग कहते हैं कि पेपर कठिन आ रहा है यूपीपीसीएस का। फिर से एक्ट है, लेकिन वो इससे रिलेटेड जो पर्सनैलिटी है वो बेसिकली पूछना चाह रहा है। मैंने 10 बार बता चुका हूँ कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म को डिटेल में पढ़ना है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक चीज और भूल गया, मूवमेंट। अब मूवमेंट में पीसेंट हो, लेबर हो, इसमें भी वही पर्सनैलिटी पूछता है। इनकी रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूछता है।
बात घूम फिर के वही आएगी, क्वेश्चन उसी टाइप का आने वाला है, ठीक है। तीसरा हिस्ट्री क्वेश्चन, मराठा से पहले क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन मराठा से आ गया, वही रीजनल हिस्ट्री। मुझे आप बता देना कितने अशोक से और कितने अकबर से क्वेश्चन है, बावजूद इसके कि आप उसको डिटेल में जानते हो। पहला क्वेश्चन अशोक से ये आया है, उससे पहले अकबर का एक था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बाई चांस नहीं करते हो कि भाई राहुलोवाद सुत्त अगर आप नहीं जानते, तो आप टेंशन इस क्वेश्चन की लेके बैठे हो कि भाई मुझे ये नहीं आता है। अगर ये नहीं आता है तो इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करके इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी दोगे, तो आपका ये 20% पार्ट का हिस्सा बन जाएगा। इवन आफ्टर आप इसमें दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी धम्मा अशोक ये बहुत डिटेल में पढ़े होते हो, लेकिन नहीं आ रहा है ना, तो इसके लिए आप इसको नहीं छोड़ोगे, इनको नहीं छोड़ोगे। ये सिंपलेस्ट पार्ट होते हैं हिस्ट्री के। मैंने कितने क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व करा दिए, उसमें से पहला क्वेश्चन एक ऐसा मिला है जिस क्वेश्चन में आप इन सब चीजों में थोड़ा सा फंस सकते थे, ठीक है। अब मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ हिस्ट्री का, और आगे देखना। और इसको हिस्ट्री, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। मैं आपको अगर कोई हिस्ट्री का और होगा तो बताऊंगा, उसमें भी कैसे इन्होंने कितना सुपरफिशियल चीज पूछी हुई है। हिस्ट्री जितना प्रॉब्लम खड़ी आपको कर रही है, वो आपके ही कारण है, क्योंकि आप उसको बहुत कॉम्प्लेक्स करके पढ़ते हो, इसलिए। ये देखो, ये बुक्स हैं। एंशियंट हिस्ट्री का पहला पार्ट मैंने बोला था कि एंशियंट हिस्ट्री में किताबों के अलग से चार्ट बना के, अलग से किताबों केवल किताब पूछिए, नाम पूछा है किताब पूछिए, ठीक। और ये तुर्किश इन्वेशन के टाइम पे क्या कंडीशन थी, बहुत ही जनरल क्वेश्चन, इससे जनरल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, कोई छोटा सा भी नोट्स, ये भी लूसेंट से ही आप पढ़ सकते हो कि भाई क्यों तुर्किश आर्मी इंडियन आर्मी से जीत जा सकती हो, इसी से सॉल्व हो जाएगा। कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो और हिस्ट्री क्वेश्चन में आपको बताऊं, आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि ऐसा उसने कुछ पूछा नहीं है जिससे हम लोग इतना परेशान हो रहे थे। आपका बहुत छोटा शॉर्ट मटेरियल जो आपके पास है ना, वो एकदम इनफ है। देखो साइंस के क्वेश्चन से ये भी मैं आपको बताऊं कैसे लूसेंट से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है। हिस्ट्री का कोई और क्वेश्चन नजर आ रहा है? आई थिंक हिस्ट्री के सारे हो गए, फिर भी देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन अगर होगा हिस्ट्री का तो मैं आपको बताता हूँ, फिर दोबारा हम दूसरी सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। ये केवल आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए ये मैंने क्लास रखी है कि 2024 का बहुत एक कांटा बन गया था सबके लिए कि 2024 का पेपर पता नहीं क्या पूछ लिया है। सिंपलेस्ट पेपर होता है 2024 का, जिस टाइप का पेपर पूछा है वो एक तरीके से सिंपल पेपर है। अगर आप उसको थोड़ा सा समझ कर, इससे ज्यादा, ये देखो, क्रोनोलॉजी, ये चार्ट आता है एक मार्केट में 50 रुपए का, उसमें भी क्रोनोलॉजी लिखी रहती है कौन सी इवेंट कब हुए थे। सबके नाम नहीं पता होंगे लेकिन किसी के तो पता होंगे कौन आगे पीछे हुआ था, तो उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी दिमाग से भी लगाया करो, जरूरी नहीं है कि आपको सयाजी कब मरा था, डानियल कब मरा, सबका पता हो। अबुल फजल कब मरा था ये तो बेसिकली हम लोग पढ़ते ही हैं। एक आध नाम भी अगर आपको पता है कि डानियल कब मरा था, या ये भी पता है कि बाद में कब मरा था, तो आपको ट्रिक पता चल जाएगी कि भाई यहाँ से आइडिया लगा दो किस में कौन सा पहले है, उस हिसाब से आपको पहले कौन मरा था उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, अभी भी 20% में आएगा, लेकिन क्या इसको छोड़ोगे आप? इस क्वेश्चन को कुर्बान कर सकते हो इन क्वेश्चन को सही करने के लिए। मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ। क्या आ गया, इवेंट है, क्रोनोलॉजी में लगा रहा है, एकदम सिंपल सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्या अगस्त ऑफर कब आया था, क्रिप्स क्रिप्स कब आया था, रामगढ़ कब आया था, अगर इनकी डेट्स भी ईयर भी आपको याद है तो आप इसको लगा दोगे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोशिश से करना कि जैसे 1940 के बाद से इंडिपेंडेंस तक आपको डेट सहित याद होना चाहिए, डेट, मंथ एंड ईयर, ठीक है। कभी कभी वैसा करेगा यूपीपीसीएस, ठीक। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ किताबें छोड़ दी जाए, लेकिन ज्यादातर किताबें इसकी बहुत सिंपल है। ये वाली क्वेश्चन ये तो आप कर ही सकते हो। हम लोग कितने दिनों से पढ़ रहे हैं कि विसेंट स्मिथ की कौन सी किताब है, ये एएल वॉसम की, तो सीधी सीधी ये केपी जायसवाल की ये है, इंट्रोडक्शन स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बहुत सिंपल है।
ये मार्केट में मतलब बहुत फेमस है ये वाली। एक और क्वेश्चन बुक्स पे आया था हिस्ट्री में, वो आप छोड़ सकते थे, ये कर सकते थे, वो छोड़ सकते थे। तो ऐसे करके आपको 80 और 20% का जो रेशियो है ना, वो इजिली मेंटेन हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो करीब करीब, और बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो हिस्ट्री में इजिली। ठीक है। असर्शन रीजनिंग वाले तो आपको पता ही होगा, नीचे से ऊपर पढ़ते हैं तो ऐसे बिकॉज और देयरफॉर लगा के आपको सॉल्व करना होता है। ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो बीच में बिकॉज लगा के, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे देयरफॉर लगा के आपको सॉल्व करना होता है। तो एक केवल बेसिकली स्टेटमेंट होता है। ठीक है। तो बहुत ही अ, ये भी मैं ट्रिक्स आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही रेडिकल अगर स्टेटमेंट है तो आप उसको कैसे गलत करोगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, ये देखो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था कंप्लीट, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था। ये क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा कि कौन किसका प्राचार्य था, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। लेकिन ये नहीं छोड़ने वाला था, वो छोड़ने वाला था लेकिन ये नहीं छोड़ने वाला था। इसका आपको इवेंट्स, मैं बता रहा हूँ ना, सिंपल क्वेश्चन है जो आपको पेपर पास कराएंगे। मैं अपना बता रहा हूँ विश्वास के साथ, मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना वो कभी नहीं छोड़ता हूँ, वो मेरे कभी भी पीछे रुका ही नहीं। जो ऐसे क्वेश्चन मैं छूता तक नहीं हूँ पेपर में, मुझे नहीं करना है, मेरे मतलब का क्वेश्चन नहीं है, मैं क्यों इसमें दिमाग लगाऊंगा, पागल हूँ जो इसको देख के मैं अगले साल फिर उटपटांग चीजें याद करूंगा। एकदम घोड़े की तरह सोचो, आप लालटेन नहीं हो तो टिमटिमाओगे, हेलोजन हो, एकदम चमकना है, एकदम मार देना है। जो क्वेश्चन सामने आ रहा है कि भाई ये छोड़ने लायक नहीं, उसको पकड़ के एकदम घसीट देना है। 10 बार पढ़ना है, जो सिंपल है उसको और 10 बार पढ़ो कि भाई कहीं गलती ना कर दो इसमें। एक सिंपल क्वेश्चन की गलती 3 क्वेश्चन आपको पीछे लेके जाएगी। देखो ये देखो, 10 बार बोल रहा हूँ मैं। मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे, उनके लीडर के नाम लूसेंट में लाइन से लिखे हुए हैं, चार्ट बने हुए। आप बना लो खुद अपना चार्ट, देखो यही तो पूछ रहा है कि कौन से मूवमेंट में कौन था। इवन आपको एक दो का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ एक दो का नाम आ रहा है तो आप उसको मैच कर दोगे, क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। सारे थोड़ी करने होते हैं। ठीक। और बताओ हिस्ट्री का, अब इसमें कहानी वही ले दे के आ गई कि वही रीजनल हिस्ट्री के डायनेस्टी के नाम वगैरह हो गए। ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा होगा बहुत सारे, मुझे तो आता है क्योंकि मैं इसके बैकग्राउंड से, बट कई सारे लोगों को ये किताबें थोड़ी सी हैं। किताबों का वैसे तो मैंने आपको बोल रखा है कि जितनी भी किताबें आई है, जितनी भी, ये यूपीपीसीएस का ट्रेंड है बुक्स पूछना। ठीक है। वो ना आप लोग उसका कलेक्शन बनाते रहो, मॉडर्न हिस्ट्री से, मिडिवल हिस्ट्री से और एंशिएंट से। लेकिन फिर भी ऊपर वाली किताबें आती थी, एक किताब का क्वेश्चन बन गया, एक नहीं बना, तो आप इसको छोड़ भी दोगे तो बहुत इशू इसमें है नहीं। हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन हो गए, 20-25 क्वेश्चन करीब हो गए, तो आप 5 क्वेश्चन छोड़ दोगे, 20 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपका रेशियो एकदम सही है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1857 सब लोग पढ़ते हैं। ये देखो मैंने उस दिन बोला था, फिक्स पैटर्न, एकदम फिक्स पैटर्न। मुझे मतलब मुझे हंसी आती है कि एक एक ही पैटर्न क्वेश्चन लगातार पूछता है। ये देखो, इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा, वही क्रोनोलॉजी, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। अब इसमें केवल आपको इतना पता है कि फाइव पहले आया था, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है क्वेश्चन पेपर में। ये बलवन अलवन का तो असर रीजनिंग आप कर दोगे, ये भी लूसेंट के ही क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि इनमें बहुत डिफिकल्ट चीजें पूछ रहा है, एक बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है। मतलब 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन मैंने आपको बोलेंगे, आप लीव कर सकते हो। बाकी आप 20 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली इसमें सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा मकसद था इस पूरे चीज को आपको बताने का। ठीक है। अब देखो मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बताता हूँ। हिस्ट्री का थोड़ा टाइम लगा, मैं दूसरे एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग, हाँ, ये इकोनॉमी वगैरह के इस टाइप के सारे क्वेश्चन देख के चलते हैं। देखो मैंने क्या बता, सेंसस से क्वेश्चन आएगा, इसमें भी वो क्रोनोलॉजी लगवा रहा है। सेंसस के करीब करीब कुछ चार्ट्स बनेंगे, तो इसमें 2011 की सेंसस है, करीब 10 से 15 साल पुरानी है। इस सेंसस का आपको करना क्या है, इस सेंसस के आप खुद कुछ इंपोर्टेंट चीजों के नोट्स तैयार कर लो। सेंसस में भी मैंने आपको अलग से एक टॉपिक बताया था, पॉपुलेशन में का जो डेटा है और सिटी का जो डेटा है, वो बहुत ज्यादा पूछता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉपुलेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, मतलब सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने इकोनॉमी में 3 चीज बताई थी, बजट, बजट मैंने आपको बताया था, इको सर्वे मैंने आपको बताया था, स्कीम्स मैंने आपको बताई थी,
नई पुरानी सारी स्कीम, इनकी भी डेट्स वगैरह, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा जो डेटा है, इसमें भी स्कीम्स भी आ जाती हैं। वो मैंने आपको बताया था, इंडेक्स मैंने आपको बताया था। तीन ही चीजें तो मैंने इकोनॉमी में बताई थी। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम इंडिया का जो पूछा था, वो मैंने बोला था कि लूसेंट एनसीईआरटी से कहीं से भी एक बार पढ़ लेना, जिसमें बैंक नेशनलाइजेशन वगैरह। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि कौन सी रिपोर्ट कौन करता है जारी। देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या है इसके अंदर। मैंने आपको नई पुरानी जितनी स्कीम है इसका चार्ट बनाओ, रटो, जैसे भी करो, स्कीम लगातार पूछेगा। नई स्कीम देखो, न्यू जो जितनी भी न्यू स्कीम्स हैं जो अभी चल रही हैं, पिछले बजट में आई हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ते हैं। मेरा तो ये मानना है कि आपको बेसिक सभी स्कीम्स का मार्केट में कम से कम दो दो तीन तीन लाइन आपको पता होना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं वो आपको करनी है, थोड़ा सा जानना है कि इसका कितना क्या है, ठीक है। इसके अलावा पुरानी जितनी स्कीम्स हैं, यूपीपीसीएस का सबसे अजीब जो ट्रेंड है वो ये है कि पुरानी स्कीम्स में पूछता है। बट अच्छी बात है कि पुरानी स्कीम्स का केवल क्रोनोलॉजी पूछता है कि कौन सी स्कीम कब आई थी। आरओ में भी एक दो स्कीम पूछ चुका, डेट सहित, ईयर सहित। अगेन इसमें बहुत सारी स्कीम्स को पूछ सका। तो आपको ना ये स्कीम्स का एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कौन सी स्कीम कब आ रही है। इकोनॉमी में अंदर मत घुसो। ये यूपीएससी नहीं है कि आपको अंदर जाके पूरी डिटेलिंग तैयार कर रहे हैं। इकोनॉमी में यही आता है यूपीपीसीएस में। इसका आधे ज्यादा क्वेश्चन लूसेंट में दे रखा है, और खुद अपने से कुछ जैसे स्कीम्स का एक, स्कीम्स को इंडेक्स को एक जगह खुद से लिख लो इसको। कितना टाइम लगेगा, आधे घंटे, एक घंटे में सारे इंडेक्स आप लिख लोगे। स्कीम भी एक घंटा लगेगा, सारी स्कीम्स के नाम और ईयर सहित लिख लोगे, ट्रिक बना बना के आप तैयार कर लो, ठीक है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है, लेकिन वो प्रॉब्लम तो करेगा, ठीक है। इकोनॉमी में एक ट्रेंड इसका ये भी रहा है कि इकोनॉमी के जो थोड़े से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट थ्योरीज हैं वो एक्चुअली इकोनॉमी का ही नहीं है, ये एनवायरनमेंट का और इकोनॉमी का सबका है। जो डिस्कवरी जो इन्वेंशन है वहां से क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है। जो उनकी मेन बुक्स होती है वो एनवायरनमेंट में भी खूब पूछता है, ठीक है। तो इसमें ऑथर वो हमेशा पूछेगा ही, वो एनवायरनमेंट में भी पूछेगा। तो पूछ क्या रहा है, आप पढ़ रहे हो सीता, वो पूछ रहा है राम। आप अंदर घुसे जा रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। वो ऊपर की चीज पूछ लेता है, कौन सी किताब किसने लिखी है। पुराना ट्रेंड है, प्रीवियस ईयर में कर लोगे आप, दो चार किताब तो उसी में मिल जाएंगी मिलाने के लिए। एडम इसमें सब दुनिया जानती है। तो ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जब देश से देखोगे ना, वहाँ ये चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एनवायरमेंट का भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बोला था एनवायरमेंट में क्या पूछेगा, केवल डेफिनेशन पूछेगा। उस दिन मैंने आपको क्लियर बताया था, डेफिनेशन आपको कर लेनी है, डेफिनेशन एनवायरमेंट का। तो ये भी लूसेंट के अंदर है। या मैंने प्रहार करके आपको बताया था, ये भी उससे बाहर की बात नहीं है। डिटेल यूपीएससी की तरह नहीं जाना है, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा ये है, कौन सी कन्वेंशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं। बहुत एनसीईआरटी की तरह इसमें नहीं घुसना है। डेफिनेशंस को आपको जाना है, समझना है डेफिनेशंस को, वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नीचे किसको बोलते हैं, वहां से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी भी वही, नेशनल पार्क कौन से कहाँ है, सब एसएससी वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल पूछ रहा है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था। तो ऐसे क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, समझ में आ रहा है तो लगाओ, नहीं आ रहा है छोड़ दो। नॉनसेंस क्वेश्चन है। ये देखो फिर से क्रोनोलॉजी पूछ ली है इसमें। अब ये लूसेंट में पहले ही उसमें जब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वगैरह होता है ना, तो पहले ही उसमें क्लियरली मेंशन है। मैं आपको बार बार ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को जिस मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, बहुत हल्का मटेरियल है, जिसके अंदर चीजें डिटेल में दे रखी हैं, जिसके अंदर मोटे मोटे बुक्स हैं, उसमें नहीं, मतलब बहुत ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ज्योग्राफी, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री की, बट आपको एक आपका खुद का मटेरियल कैसे तैयार करना है कि उसमें जो बेसिक बेसिक चार्ट है ना, उनको आपको समझ के रट लेना है। चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और लूसेंट को इसलिए बोलता हूँ कि लूसेंट की ये सब चीजें आप तैयार करो, सीधा सीधा दे रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अजीब से कोई क्वेश्चन, अजीब से क्वेश्चन वाले भी एग्जाम होते हैं, यहाँ नहीं होता उसका। अजीब फिर अजीब ही होते हैं, उसका भी अलग, जैसे यूपीएससी है, वहां आते हैं क्वेश्चंस कुछ ऐसे, मतलब कि उसके लिए फिर आपको स्ट्रेटजी अलग रखनी पड़ती है। तो यूपीपीसीएस से प्रीलिम्स के लेवल पर अगर आपको कुछ बेसिक चीजें पता है ना, तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ उसमें ऐसी बात नहीं है।
कोरल ब्लीचिंग का क्वेश्चन है बेसिकली। अंडमान निकोबार तो ये लिख दिया है, कोरल ब्लीचिंग बहुत सिंपल सा फैक्टर है। लूसेंट के एनवायरनमेंट में ये भी दे रखा है। ठीक है, सब लोग साथ साथ भी लेके चलते हैं। अम, सब साथ ही लेके चलते हैं सारे सब्जेक्ट। देखो पॉलिटी में मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल पार्ट्स ये देखना है। इसके अलावा पॉलिटी के अंदर अमेंडमेंट्स, इसके अलावा जजमेंट्स, और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको बेसिक मतलब इवन लक्ष्मीकांत को बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक किसी बुक से या प्रहार वगैरह से अगर आप उसको देखना चाहो तो कर सकते हो। इवन लक्ष्मीकांत अगर किसी की रटी हुई तो कर सकते हो, लेकिन आपको एक ही किताब को अलग अलग पेपर के, जैसे आप जैसे यूपीपीसीएस पढ़ते हो तो आप उसकी थ्योरी में बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे कि भाई गलती ना हो जाए, लेकिन जब पीसीएस आप लोग पढ़ते हो ना, तो अंदर की थ्योरी की बजाय बाहर के स्ट्रक्चर को देखना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही किताब को अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग परसेप्शन से पढ़ना आपको शुरू करना है। ठीक है, कि यहाँ का परसेप्शन दूसरा है। क्या ही पूछ रहा है अभी, आर्टिकल पूछा है केवल, रटने हैं आपको सारे आर्टिकल। और सारे आर्टिकल में भी जो इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल है वो आधे ही आर्टिकल में होंगे। हालांकि मैं बहुत कम आर्टिकल के लिए आजकल नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा डिटेल में भी जाने लगा है, तो मतलब एटलीस्ट 50% ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको करने हैं। उसका कलेक्शन कहीं भी आपको मिल जाएगा मेन मेन आर्टिकल्स का। लक्ष्मीकांत में भी हर एक चैप्टर के पीछे आर्टिकल दे रखा है। तो यूपीपीसीएस के लिए आपकी पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि पहले मुझे आर्टिकल करना है, बाद में मुझे कुछ करना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजंस है, किसी भी बेसिक किताब में ये दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बहुत हाई फाई लक्ष्मीकांत किताब, किसी भी बेसिक किताब में प्रेसिडेंट का चुनाव वगैरह कैसे होता है, प्रेसिडेंट किसका मेंबर होता है, ये सब चीजें दे रखी हैं। ठीक है, अब देखो अमेंडमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट, कौन इनिशिएट करता है, कौन पार्टिसिपेट करता है। मैंने अमेंडमेंट को स्पेशली बताया था, अमेंडमेंट से तो पूरा पूरा क्वेश्चन ही पूछता है। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप फंसोगे। कमेटीज इंपोर्टेंट होती है हमेशा ही, 10 बार क्वेश्चन इस चीज का पूछ चुका है कमेटीज को यूपीपीसीएस में। काय से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, सब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप पीवाई की करोगे ना उसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये सब पीवाई के क्वेश्चन है, इसलिए तो मैंने वन लाइनर वाले पीवाई क्यू आपको बताए थे। ये देखो, एक एनवायरनमेंट का फिर क्रोनोलॉजी लगवा रहा है। सक्सेशन जब आप पढ़ोगे, सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन को जानने के बाद उसकी प्रोसेस क्या होती है, बस केवल उसका जो है एक सीक्वेंस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्लाइमेटोलॉजी के पहले चैप्टर में एनसीईआरटी में दे रखा है क्या होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्या होती है और कैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही वर्षा का कारण बनती है। सब दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि ज्योग्राफी में भी सेम टू सेम आपको वही तरीका अपनाना है, चार्ट वाला। जब जैसे ही आप कोई भी बुक देखोगे जिसके अंदर, मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में अब इस क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए आप जो पिछले वाला जो वो है वीडियो, आप उसको एक बार जरूर देखें। मैंने आपको ज्योग्राफी में उसमें भी बताया था कि कैसे मेजरमेंट्स वगैरह से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो ये कोई भी बुक, जैसे महेश मंडवाल मैंने आपको एक बताया था, महेश मंडवाल के पीछे चार्ट बने हुए हैं, चार्ट में ये सारे मीटर्स वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन देखो, ये भी मैंने उसी दिन बताया था। ये पेपर ऐसा नहीं है कि उस दिन मैंने एकदम से केवल 2024 का पेपर देखा है और मैंने आपको कराया था। ये ट्रेंड इसका हमेशा से आ रहा है। और उस दिन जो मैंने चीजें बताई थी ना वो केवल क्योंकि मेरा जो पॉइंट था वो केवल 2000, और हम लोग कभी भी स्ट्रेटजी में 2024 ही नहीं ले सकते, 2018 का हिसाब से भी पेपर आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है, इससे सिंपल आ सकता है, लेकिन थीम यही रहेगी हमेशा यूपीपीसीएस की। उस दिन मैंने एनवायरनमेंट में ये भी बताया था कि जितने भी डिस्कवरीज कर रहे हैं या कोई नया टर्म दे रहा है, कोई नई बुक है, वो किसने क्या किया केवल उसका नाम जानना है। ठीक है, ये ज्योग्राफी में पहली बात माइनिंग से रिलेटेड मैपिंग क्या है ये, एल्युमिनियम प्लांट, माइनिंग इंडस्ट्री, एल्युमिनियम, और ये सब पीवाई क्यू से भी सॉल्व हो जाएंगे। पीवाई क्यू इसलिए रटना है आपको। फिर से वही नेशनल पार्क की मैपिंग,
टेक्टोनिक प्लेट एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है इसको। ज्योग्राफी के लिए हमने बताया था ना, एक एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, या फिर महेश मनवाल अकेले भी पढ़ लोगे तो उससे भी हो जाएगा। और मैंने उस दिन उससे पूरी स्ट्रेटजी बता रखी है। क्या है ये? क्या बोला था, मायने? फिर से आ गया मायने। और उस दिन मैंने 2024 का पेपर देखा तक नहीं था, केवल मैं पिछले 4 से 5 साल के पेपर के आइडिया के हिसाब से उस दिन बोला था। क्वेश्चन क्वेश्चन आपको उसी पैटर्न पर बार बार दिखाई देंगे। फिर आप देखो, इरिगेशन बोला था आपको, इरिगेशन से क्वेश्चन आते हैं। जो मेन मेन जितनी भी कैनाल्स है वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन दिए, मेन मेन रिवर्स। ऐसा नहीं है कोई बहुत छोटे छोटे रिवर से, बहुत छोटे छोटी उनको छोड़ देना, बट इसमें क्या छोड़ोगे आप, इतनी सिंपल है। मतलब रिवर से मेन मेन जो कैनाल है वो तो आपको जाननी है। इरिगेशन से क्वेश्चन आता है, इरिगेशन से रिलेटेड जितना कर सकते हो उसको करो। एग्रीकल्चर में इरिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिक से फैक्ट्स हैं। इसमें कुछ डेटा आपको आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप 50-50% को सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ रिस्क लेके ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये छोड़ने वाले क्वेश्चन अभी तक हिस्ट्री के अलावा कोई क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा है छोड़ने वाला है। उस दिन मैंने बोला था एग्रीकल्चर में क्रॉप्स, सारे क्रॉप्स ही और सब जगह दे रखा है। मतलब किसी भी 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एनसी महेश सोनवाल की बुक में भी दे रखा है। कोई भी आप ज्योग्राफी किताब पढ़ोगे ना, क्रॉप्स को डिटेल में पढ़ा कि कौन से क्रॉप्स के लिए क्या जरूरत पड़ती है। अब कॉटन जैसी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप तो आप पढ़ोगे ही ना। मैंने ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में तीन ही चीजें बताई थी, जिसमें एग्रीकल्चर जो पोर्शन था मैंने उसमें बताया था कि क्रॉप्स जान लेना, सॉइल जान लेना, और इरिगेशन जान लेना। इन तीन के अलावा मैंने उसमें बोला था कि आप सब चीज छोड़ सकते हो। अब आपको लग रहा है सर ने सब बता दिया, मैंने सब नहीं बताया, मैंने केवल 20 से 30% पोर्शन बताया। आप क्रॉप्स को जानना है, कैसे कैसे पैदा होती है, कहाँ पैदा होती है, लोग पढ़ रहे हैं क्रॉप्स की, वो क्या होती है, वेराइटीज कौन कौन सी होती है, वो पूरा चार्ट बना के वो नहीं पढ़ना होता है, वो सब चीजें छोड़ने वाली होती है। कैसे कर लोगे, कौन कौन से पूछा, ये पूछा, वो आएगी, वो छोड़ देना, उसमें क्यों दिमाग लगाना है। इरिगेशन का मोटा मोटा जान लेना कि कहाँ कैनाल से कितना हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे का क्या डेटा है, कौन सी यूपी में कितनी नहरें बनी है, देश में कौन कौन से इरिगेशन परियोजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से डैम है, ये मोटा मोटा इरिगेशन में जान लेना है। किसी भी बुक, मैं वो बता रहा हूँ जो ऑलरेडी बुक्स में है। और सॉइल, सॉइल तो मस्ट है। सॉइल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर बार। सॉइल का नाम लिया, देखो सॉइल का क्वेश्चन फिर से आ गया। अब इसमें क्या ही मतलब, एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं सॉरी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन ये छूट गया था, देखो यहाँ पे सिटीज पूछी हुई है, कौन से सिटीज कौन से टाइम में फेमस थी। सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, लूसेंट का फिर से एक क्वेश्चन है कि लोकल जो स्टॉर्म आते हैं बारिश के महीने से पहले, उनको कौन सी जगह पे कहाँ। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन यहाँ आया है, और ये नॉर्वेस्टर के लिए ये क्वेश्चन आया है अभी आरओ के पेपर में। रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पीवाई क्यू, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं इनको बोलूंगा। कैपिटल कंट्री पीवाई क्यू। अब आप कितने रेडी हैं पीवाई क्यू क्वेश्चन करने के लिए, वो आप देखो। इसके अलावा ये फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन से, एग्रोक्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ोगे ना, यूपी यूपी इकोनॉमिक सर्वे से जो बजट आता है यूपी का, तो उसमें आपको फैक्ट या फिर जो घटना चक्र की जो बुक आती है, क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट करके आते हैं ना, कोर फैक्ट्स करके आती है घटना चक्र की, यूपी स्पेशल वगैरह, तथ्यसार जिसको बोलते हैं, तथ्यसार, उन सब में ये दे रखा है। तो आप यूपी स्पेशल की पढ़ोगे नॉर्मली। और यूपी को, यूपी से क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन मैं यूपी को आपको एक बोलूंगा कि एक रीडिंग मार के जाना, पतली किसी भी बुक की यूपी की, एक रीडिंग मार के जाना। कुछ क्वेश्चन यूपी के आते हैं तो एकदम छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, यूपी स्पेशल से आरओ में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें नहीं आते, बट पढ़ के जाना। ठीक है, अब अभी तक मैं बोल रहा था आपसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इन क्वेश्चन को आप छोड़ देना, लीव।
अब ये थोड़ी कि आप इनकी पूरी मीटर्स की हाइट तैयार करके बैठोगे। आपने इन क्वेश्चंस को गलत किया, इनका बहाना बनाया और आपने बोला पेपर कठिन है। ये छोड़ना है, ये क्वेश्चन नहीं करने हैं। कि देखो, कॉटन गया, जूट आ गया। अब ये बताओ, इस सालों से हमको पता है कि ये सबसे कैश इकोनॉमी की सबसे बड़ी कैश क्रॉप्स है इंडिया के लिए। तो इनके बारे में कब बोई जाती हैं, इंडिजिनस है या नहीं, ये सब तो पता ही होना चाहिए ना, तो बहुत बेसिक चीज है। तो क्रॉप्स में अब फिर से फूड जो कॉटन और जूट दोबारा भी पूछ सकता है, ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो फिर से, जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे ना आप एनसीईआरटी में, सीरियल यील्ड वगैरह सब डेफिनेशन दे रखी है, महेश मंडवाल में भी दे रखी है सब, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ये इंडेक्स आया, कौन जारी करता है, अभी उसमें चार्ट बनवा लिया, यहाँ पे पूछ रहा है कौन जारी करता है, कौन कौन मिलकर जारी करता है। फिर भी ये कोई कोई क्वेश्चन, कोई कठिन क्वेश्चन है? एक चार्ट अगर आपका तैयार होगा तो सारे इंडेक्स से क्वेश्चन 10 बार सॉल्व हो जाएंगे आपके, तो कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ ले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आवर कॉमन फ्यूचर था, इसकी जगह पे सब जान रहे हैं अवर कॉमन फ्यूचर था, द लिमिट टू ग्रोथ नहीं था। ये बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट चीज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के 17 गोल से भी लगातार क्वेश्चन आते हैं। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग ही रिपोर्ट प्रकाशित करता है, इंटरनेशनल लेवल पे अलग पब्लिश होती है, तो उन दोनों को आपको पढ़ना है। एसडीजी, एसडीजी 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। एसडीजी, एचडीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये 3 ऐसे सेंटर हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते। डेज मैंने आपको 3 4 चीजें करंट अफेयर के बाकी मैं बता दूंगा अभी। वही डेज पूछ रहा है, कौन सा डे कब होता है। करंट अफेयर का भी छोड़ के बताता हूँ मैं आपको, करंट अफेयर भी आपको कैसे करना है कि कुछ चीजें करंट अफेयर की छोड़नी है, कुछ चीजें आपको करनी है। ठीक है। हम्म, ये क्वेश्चन भी आपको 50-50% पे करना है, नहीं आ रहा है इसको लीव कर सकते हो। 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप ज्योग्राफी में अभी तक जो लीव करने लायक है, ये क्वेश्चन आप कर दो। एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे रखा है। जो छोड़ने वाले हैं वो छोड़ दो। ये सब तैयार कोई नहीं करता है, हालांकि ये बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि कठिन है। जैसे आप एनसीईआरटी में वो जो एक ओशनोग्राफी वाला एक चार्ट ऐसे करके पढ़ा होगा कि कौन कितनी डीप कौन सी चीजें पड़ी है, वो रहता है, बहुत सिंपल है मतलब। लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रहा छोड़ सकते हो, बट ये तो पता है ना कि जेट स्ट्रीम का क्या, इसका क्या, बहुत बेसिक चीजें हैं। कंट्री है उसका माउंटेन कौन सा है, वही। ज्योग्राफी में तो, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में अभी तक जितने क्वेश्चन आए उसमें से 80% क्वेश्चन तो मैपिंग से ही आ गए सारे। ठीक है। ये किसको क्या बोलते हैं। ठीक। अ, यहीं से आपको मैं इसका ही बताते हुए चलता हूँ, साइंस का। देखो साइंस का ये जो क्वेश्चन है, ये लूसेंट का क्वेश्चन है। साइंस मैंने लूसेंट से बाहर पढ़ने के लिए क्यों मना की थी? सीधा सीधा लूसेंट में जब आप वो पढ़ोगे ना स्केलेटन, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, कंकाल तंत्र के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लूसेंट में है। क्या बोलते हैं इसको? पैथोजेनी तो बोलते हैं, सब दे रखा है। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? एमल्सन, दे रखा है लूसेंट के अंदर। और उस दिन मैंने क्लियर आपको बोला था कि बायोलॉजी पढ़नी है, उसके चार्ट तैयार करने हैं, उसमें से डिजीज वगैरह के चार्ट है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से पहला क्वेश्चन, डिजीज से दूसरा क्वेश्चन। केमिस्ट्री मैंने जब आपको बोली थी, केमिस्ट्री मैंने आपको बोला था कि अप्लाइड आएगी, उसमें आपको जितने भी कंपाउंड है उनके क्या यूज है, क्या टाइप है। पहला क्वेश्चन कंपाउंड से, दूसरा क्वेश्चन कंपाउंड से, अप्लाइड क्वेश्चन ये देखो डिजीज से, तीसरा क्वेश्चन डिजीज से, चौथा क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी और डिजीज दोनों का मिला के अगर पूछा जाए उससे, तीसरा क्वेश्चन डिजीज से, तीसरा क्वेश्चन डिजीज से, चौथा क्वेश्चन डिजीज से। अब देखिए सीक्वेंस, किस तरीके से डिजीज से 5 क्वेश्चन पूछ के लाइन से। आपको टेंशन हो रही है कि एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, अरे आ जाएगा एक क्वेश्चन एनिमल क्लासिफिकेशन का, छोड़ देना। कि प्लांट से कोई बहुत डिटेल में क्वेश्चन, वैसे तो आप पढ़ ही रहे हो लूसेंट को, लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में प्लांट के अंदर घुस के कोई क्वेश्चन, छोड़ देना।
ह्यूमन फिजियोलॉजी से जब क्वेश्चन पूछ रहा है वो 80 से 90%, तो आप इसी को तैयार करो ना। हार्ट सिस्टम तैयार करो, आंख तैयार करो, ब्रेन तैयार करो, डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार करो, स्केलेटन तैयार करो, नर्व्स, न्यूरॉन जो है, मतलब जिससे रिलेटेड चीजें हैं वो तैयार। आदमी के शरीर विज्ञान से संबंधित और बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप बार बार उसी को तैयार करो। बायोलॉजी में न्यूट्रिशन से, वो भी इसी से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आते हैं, डिजीज से क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री फिक्स से कंपाउंड्स पूछता है और उनके अप्लाइड केमिस्ट्री में कौन से चीज को क्या बोला वो पूछता है वो। आप परमाणु की संरचना के अंदर घुस के जाके क्वेश्चन तैयार कर रहे, छोड़ देना उसको। सेम क्वेश्चन फॉर्मूले देखो, बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल, किसी को बेसिक मैथ भी आता है तो भी इस फॉर्मूले को कर लेगा। इसके अंदर क्या है, ठीक है। अब फिर ये ऊट पटांग सा क्वेश्चन आ गया, छोड़ देते हैं इसको। और ऐसा जिन जिन ने किया है ना, ऊट पटांग क्वेश्चन को जिन्होंने छोड़े हैं वो क्वेश्चन पास, पेपर पास कर गए इजिली, ठीक है। इसके अलावा देखो कितना कितना मतलब लिस्टेड है। कोई भी यूपीएससी तैयार करता है, पहले गंगा कहाँ कहाँ से गंगा का मेकिंग होती है वो सब लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रयाग है, पंच प्रयाग सब रट के रहते हैं। वो सीधा सिंपल पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। और इनमें से भी लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सब पीवाईक्यू के हैं। ये अलग से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हो अभी तक। क्लाइमेटोलॉजी मैंने बताया था, दो ही टॉपिक मैंने बताए थे। मैपिंग के बाद सीधा बोला था कि क्लाइमेटोलॉजी को अच्छे से करके जाना, क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन है। फिर मैपिंग से क्वेश्चन है, जस्ट लुक एट द यूपीपीसीएस, अगेन मैपिंग से क्वेश्चन है। फिर आ गया माइनिंग की मैपिंग से क्वेश्चन, माइनिंग और वो सब जो इंडस्ट्री रिलेटेड जो चीज है। ये जिद्दीपना देखो यूपीपीसीएस का। फिर क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन। मैं आपको यही प्रूफ देने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे। इसमें आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं पेपर में क्या पूछ रहा है, ठीक। इसके अलावा करंट में बताऊंगा अभी, करंट अफेयर्स को डील कैसे करना है आपको। करंट अफेयर्स ऐसा कोई हुआ नहीं है। कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, ये देखो। स्कीम्स, यार क्या पूछा उसने, ये देखो मैंने बोला था ना एचडी, ये चलेगा। इस बार भी आएंगे इससे क्वेश्चन। कौन कौन से इसके स्केल्स इसमें ली गई है उससे क्वेश्चन है। फिर स्कीम्स, यार तभी तो क्रोनोलॉजी सॉल्व होगी यार, स्कीम्स अगर आपको पता है। और ये जो है ना स्कीम्स, इन स्कीम्स को थोड़ा डिटेल में, 2014 के बाद की स्कीम, मोदी जी के टाइम के बाद की और योगी जी के बाद की, मोदी प्लस योगी के बाद की स्कीम्स के पांच पांच पॉइंट भी आप एक बार देख के जाना अच्छे से। उससे पुराने जितनी स्कीम्स है उसका केवल ईयर तैयार करना, ठीक है। ईयर और किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब माल्थस थ्योरी से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पिछले 10 साल के पेपर में आप देखोगे तो माल्थस ने पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी थ्योरी है, किसने कौन सी थ्योरी और कौन सी किताब लिखी, इससे क्वेश्चन पिछले 8 साल से पूछ रहा है। फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो ना, तो ये मतलब आप पेपर देखते ही नहीं हो पीवाईक्यू। कोई भी नोट्स हो जिसमें पॉपुलेशन दे रखी है उसको एकदम देख के जाना, कौन सी थ्योरी कहाँ पर दे रखी है। घटना चक्र में ये सब चीजें दे रखी हैं। जो आर्थ की करके आती है घटना चक्र, जहां से भी आप सेंसस पढ़ते हो ना उससे पहले ये पढ़ना। इवन एनसीईआरटी में भी हो सकती है ये, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, आता ही है, किसी भी करंट अफेयर्स के बुक में मिल जाएगा। फिर से स्कीम्स। अब बताओ कोई ऐसा क्वेश्चन इसने इकोनॉमी में अभी तक पूछा है जिसमें अंदर आप घुस रहे हो कि आरबीआई कौन से एक्शन ले रही है तो कौन सा कुछ हो रहा है। केवल स्कीम्स पे तो सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा स्कीम्स में उसने पूरा इकोनॉमी ही खत्म कर दी। और इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल वाला नहीं, केवल जो आपके मैगजीन आती है बेसिक वाली, उसमें जो 4-5 पन्ने में इकोनॉमिक सर्वे दिया रहता है, केवल उतना ही काम का है यूपी में। अब यहाँ पे डेल्फेयर और ग्रोथ में थोड़ा सा अंतर आया है। ये बेसिक इकोनॉमी का पार्ट है, हालांकि कठिन नहीं है लेकिन ये है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बोला था कि थोड़ा सा डिटेल में। ये लूसेंट से भी सॉल्व हो जाएगा, वेलफेयर क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, आपके पास जो भी नोट्स होंगे। अब देखो एसटीजी, लुक एट द रिपीटेशन। एसटीजी क्वेश्चन ऊपर भी था नीचे भी आ गया।
ये तो आर्टिकल 19 में तो उसका है पॉलिटी का। पॉलिटी के स्टेटमेंट भी ऐसे ही होंगे जिसमें आर्टिकल वगैरह से रिलेटेड होंगे, और गवर्नर जैसे जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, कि कौन से स्टेट है, कितने गवर्नर हो सकता है, तो इसको आप कर सकते हो। पॉलिटी का मुझे लगता है कि आप बहुत बेसिक जो भी आपका नोट्स हो, क्योंकि एकदम ऊपर से भी नहीं जाना है, ज्यादा फोकस तीन चार चीज मैंने जो आपके उस पर करना है। लेकिन आपको पार्लियामेंट के लॉज वगैरह की जो प्रोसेस है इन सबको भी तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो प्रहार वगैरह ऐसा कुछ भी एक मटेरियल उठाना वो कर लेना। और जिसकी लक्ष्मीकांत पे कमांड है तो वो तो अपने लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर ही लेगा तुरंत, तो लक्ष्मीकांत ही कर लेना। ठीक है। लेकिन करते हुए फोकस किन पे ज्यादा करना है वो आपको देखना है। ठीक है। ये बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। ये पॉलिटी में पहली बार अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को 50-50 पे आप कर सकते हो। ठीक है। ये अगर किसी ने पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ी है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये थोड़ा सा यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपको नहीं आने चाहिए, जिसको जो आता है पढ़ता है वो तो पढ़ता ही है। लेकिन जो एकदम एवरेज है, जो जो बहुत उसमें नहीं जाना, तो ऐसे क्वेश्चन 50-50 पे आ रहा है कर लो, नहीं आ रहा है छोड़ दो। लेकिन उसको ये तो आता ही होगा। कहने का मतलब ये मैं, मेरी जो स्ट्रेटजी है वो उसके लिए बेसिकली है कि जिसको ऐसी चीजें नहीं आएंगी वो कैसे भी करके पेपर पास कर लेगा। क्योंकि ज्यादा फ्रिक्वेंसी कहीं, जैसे कीचड़ अगर कमल अगर कीचड़ में खिलता है तो हमको कीचड़ में ही जाना पड़ेगा। तो यूपीपीसी से अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आर्टिकल पूछ रहे हैं तो हमको आर्टिकल करने पड़ेंगे, भले ही आप यूपीएससी को भी टारगेट कर रहे हो लगातार, या यूपीएससी आप बार बार पास कर रहे हो, उस स्टूडेंट को भी आर्टिकल करने पड़ेंगे। पूछ रहा है तो पूछ रहा है, और आर्टिकल ही पूछ रहा है, देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन आ गए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि एक्सप्लोइटेशन किस में रुक रहा है। ये एकदम एकदम किसको कंप्यूटर कौन सा इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है, ये कोई करने वाली चीज नहीं है, मेमोरी का सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देखो कितनी बार हम लोग ये पढ़ते रहते हैं कि टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलना है, ये सब क्वेश्चन लूसेंट का एकदम सिंपलेस्ट। लेकिन एक बात मैंने उस दिन बताया था ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज्यादा फोकस करना है। आप खुद ही देख लो, फिजिक्स के क्वेश्चन सबसे कम है अभी तक, फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी। कोई क्वेश्चन है प्लांट बायोलॉजी से? होगा भी तो छोड़ देना एक दो क्वेश्चन। इसके अलावा CO2 SO2 NO2 गैस डिजोल्व इन वाटर, CO2 SO2 से आधे से ज्यादा एनवायरमेंट के क्वेश्चन। मैंने दो ही चीजें आपको 10 बार बोली थी। एनवायरमेंट में क्या ही चीज पूछेगा, एक तो डेफिनेशन पूछेगा, और क्लाइमेट चेंज पूछेगा, क्लाइमेट चेंज, और दूसरा पूछेगा पॉल्यूशन। बाकी तो अपना जो नेशनल पार्क वगैरह ये कौन से कहाँ है वो सब आपको तैयार करना है। ठीक। इसके अलावा अब सब करंट का क्वेश्चन है। सक्षम वैली करंट का ही है, ये भी करंट का है, सब करंट का है। ये इकोनॉमी में एक क्वेश्चन ऊपर आ चुके थे ना, इकोनॉमी के जो ऑथर्स थे वो उस चीज का जो स्टेटमेंट बना दिया, इसलिए इकोनॉमी आपको ऑथर्स में तैयार करना है। और ये तो सब लोग पढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, सब जानते हैं कि डेवलपिंग अंडर डेवलप नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, बिल्कुल सही है। तो ये तो बहुत बेसिक है इकोनॉमी, पहले ही क्वेश्चन आप पढ़ोगे, लूसेंट भी पढ़ोगे वो भी। अब देखो मैंने क्या बोला था उसने, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वगैरह से क्वेश्चन, जब डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, ये भी लूसेंट क्वेश्चन है। क्रोन इसमें भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में कौन कौन सी चीजें हेल्प कर सकती हैं, फिर से एक्ट, वही स्कीम से ही रिलेटेड क्वेश्चन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो प्रोविजन है। ये तो कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, जैसे कि RT राइट टू एजुकेशन हुआ, RTI हुआ, फूड सिक्योरिटी हुआ। तो पिछली वाली जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसके जो फ्लैगशिप स्कीम थी 3 से 4, मनरेगा हुआ, मनरेगा, वो आपको देखनी पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा देख लेना, ये 4-5 ही है फ्लैगशिप है। आप घूम फिर के HDI, देन फिर SDG, आप रेपिटेशन का लेवल देखो यूपीपीसीएस का। कंट्री रैंक, ये किस चीज को पूछा हुआ है इसने? हम्म, देखो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, क्या पूछा है इसने?
वही इंडेक्स लौट फिर के वही, घूम फिर के वही बात है। इसमें अगर आपको ये पता है कि इंडिया जो है फर्स्ट पे आता है, तो उसी हिसाब से भी मैच कर लोगे तो काम बन जाएगा आपका। फिर तीसरा क्या पूछ रहा है? ये बहुत चर्चा में रहा था यूपी का। यूपी का जब आप बजट पढ़ोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यूपी पहले नंबर पे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया था। और जैसे ही आप यूपी को फर्स्ट लगाओगे तो आपकी चीजें सॉल्व होने लगेंगी। यूपी फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड, ऐसे करके यूपी बजट में ये जानकारी दे रखी है। ये हवा में नहीं आया है, क्वेश्चन बजट में है इसलिए आया है। आईसीटी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपने थोड़ा भी अगर ई गवर्नेंस के बारे में थोड़ा भी मेंस वगैरह में, पीसीएस यूपीएससी में कहीं भी पढ़ा है, तो उसके क्या एप्लीकेशन है उससे क्वेश्चन है। तो ये तो बिल्कुल फंडामेंटल ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद यूपीएससी को पावर्स कहाँ से मिलती हैं? जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी मैंने उस दिन चार्ट बनाया था, तो बॉडीज जो पढ़ने पढ़ने को बोली थी, उसमें जो पॉलिटी का क्वेश्चन है। फिर घूम फिर के फिर आर्टिकल पे आ गया, कुछ है ही नहीं उसके पास। जजमेंट मैंने आपने बताया, जजमेंट का कौन सा जजमेंट कब दिया गया था। फिर अमेंडमेंट पे आ गया। अब देखो तो ये 50 बार ये पूछ चुका है कि कौन, केसी वियर ने इसको क्वासी फेडरलिस्ट बोला है। ये भाई का क्वेश्चन है। फिर ज्यादा कुछ नहीं मिलता है तो कमेटीज पे वापस आ जाता है। कमेटी अभी पूछ रहे हैं ऊपर, सेम कमेटी फिर से आ गई। पंचायती राज में उसको ज्यादातर मजा कमेटी में ही आता है घूम फिर के। ठीक है। अब इतने ज्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए आपको, तो ऐसे क्वेश्चन आप 50-50 पे कर देना। ठीक। ये भी देखो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है? डे से रिलेटेड फिर आ गया, कौन सा डे कब मनाया जाता है। अब कुल मिला के हमारे ये वाले क्वेश्चन तो हो गए। देखो फिर अमेंडमेंट से क्वेश्चन है। ये जो वो जो पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया, अगर आप उसको बार बार आप उसको, मतलब बाइबल की तरह आप उसको रख लो, और उसके थीम पर अगर आपकी प्रिपरेशन होगी, तो 2 महीने में आप ना मास्टर हो जाओगे यूपीपीसीएस को पकड़ने लगोगे। यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट है करंट अफेयर्स। पीछे से शुरू करते हैं, देखना पड़ेगा कहाँ से करंट अफेयर्स है। यहीं से देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स के कमेंट भी मैंने उससे देखे थे। करंट अफेयर्स में ओनली वन सोर्स आपको तैयार करना है। मैं आपको उस दिन बताया था, करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई एक मैगजीन जो मंथली करते आया है, वो 8 महीने की ज्यादा से ज्यादा मैगजीन। किसी ने उसमें कमेंट किया कि सर आपने देखा नहीं था, कुछ क्वेश्चन पुराने थे। अरे बाबू, मैं भी बता देता हूँ कि इसमें पुराने क्वेश्चन कितने हैं। 70-30 का रेशियो आपको करंट अफेयर्स में रखना है। स्टैटिक्स पे हद से ज्यादा फोकस करना है। आपकी जो सब्जेक्ट्स है उसके क्वेश्चन जो सिंपल है वो आपको गलत नहीं करने हैं। पेपर पास करने का फॉर्मूला करंट अफेयर्स नहीं होता। पेपर पास करने का फॉर्मूला आपकी सब्जेक्ट्स होती है। करंट अफेयर्स में जो मोस्टली हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो ये करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल सोर्स होता है। पहली बात, 4 मैगजीन पढ़ेंगे, मंथली अलग पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ते आएंगे, फिर लास्ट में कोई ईयरली कंपाइलेशन आएगा, उसको पढ़ लेंगे, फिर दूसरा ईयरली कंपाइलेशन अच्छा लगेगा उसको भी पढ़ेंगे। देन आफ्टर हमको शांति नहीं मिलेगी तो फिर हम मैराथन क्लास भी लेंगे। ये सब जो करना होता है, ये कारण है करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं बनने का। मैं आपको कह रहा हूँ, आप 70% क्वेश्चन बनाइए, 30% क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। ठीक है। एक मैगजीन आपको अपनानी है। एक मैगजीन के अंदर करंट अफेयर्स में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, उसके मैगजीन के अंदर भी 70 और 30% का फॉर्मूला दिया था। 70% मैगजीन का जो आगे का पोर्शन होता है, जिसमें डिटेल में करंट अफेयर्स दी होती है, उससे 30% क्वेश्चन आते हैं। पीछे जो कुछ फैक्ट करके क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 6 से 7 चीजें मैंने बताई थी, उसी के बेसिस में आपको सारा करंट अफेयर बताऊंगा कि सारा कैसे पूछा है वो। अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, जितने भी अवार्ड्स मिले हुए करंट अफेयर उससे क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उस स्पोर्ट में अवार्ड वगैरह सब आता है। ठीक है। कमे कमेटीज अगर नई बनी है वहां से क्वेश्चन आते हैं। समिट्स अगर कहीं हो रही है वहां से क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस एक्सरसाइज कहीं हो रही है वहां से क्वेश्चन आते हैं। यूपीपीसीएस ने पिछली बार एक नया ट्रेंड चला दिया है, थोड़ा सा आप ना डेट्स पर भी फोकस करें कि कौन से महीने में कौन सी चीजें हो रही है।
तो वो आप फोकस करें। डेट्स में केवल आप एक्सरसाइज में डेट ना देखें, समिट्स की भी डेट्स देखें। समिट्स की डेट्स कौन से महीने में कहाँ समिट हुई है, ये आप देखें। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो यात्राएं हैं भारत से बाहर, उनकी डेट्स और महीना क्या रहा है, वो आप फोकस करें। केवल उतना उतना बड़े जो आगे 70% पोर्शन किसी भी मैगजीन का जो बड़ा बड़ा करंट, जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की यात्रा लिखी हुई है, उसके अंदर एक दो पेज का अगर उसके अंदर उसके बारे में डिटेल लिखा है, आपको कुछ नहीं देखना है। यात्रा कहाँ करी, कब करी, अगर वहां कोई अवार्ड मिला हुआ है तो बस उसको हाईलाइट कर दो। इसके अलावा वहां पर कोई ऐसी जानकारी है कि कोई ऐसे एक बहुत फेमस एमओयू साइन हुआ है, तो केवल उस लाइन को हाईलाइट करो। तीन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसी बड़ी खबर से तीन फैक्ट ऐसे निकलेंगे जहां से क्वेश्चन बनेगा। पूरा का पूरा जो लेख टाइप का जो किसी भी मैगजीन में लिखा होता है वो आपके काम का नहीं है, पेपर वहां से कुछ नहीं आएगा। डेट्स कब कैसे हुआ, और कोई इंपोर्टेंट बात है इससे रिलेटेड टर्म, जैसे कि कॉप से रिलेटेड कोई समिट्स होती है, अगर उसमें कोई डिक्लेरेशन हुआ है, जैसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन या कोई भी डिक्लेरेशन, तो उस डिक्लेरेशन का नाम पूछ लेगा किससे रिलेटेड है। तो आप उसी डिक्लेरेशन को पहले हाईलाइट कर लो और उसको उस हिसाब से कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है। अब देखो, जो पीछे, हाँ पीछे मैंने कौन कौन से बताया था, एक तो अवार्ड बताया था, अवार्ड के बाद समिट्स बताई थी, कमेटीज बताई थी, पर्सनैलिटी, आदमी कौन मरा कौन जिंदा हुआ, किसकी अपॉइंटमेंट कहाँ हुई, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, इंडेक्स से और डेट्स से, नए डेट्स क्या है, उनकी थीम्स क्या है। ये जो टोटल वाला जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ ना, ये 30% किसी भी मैगजीन का पार्ट होता है, 70% पार्ट दूसरा है, 30% पार्ट दूसरा है। तो आपको जो छोटा पार्ट है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। फातिमा बीबी रिसेंटली डाइड हो, उनके बारे में किसी भी मैगजीन में इतनी जानकारी दे रखी है, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे लेकिन बेसिक पॉलिटी के हैं, तो ये देखो, फिर डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी डिजीज से रिलेटेड था। अब देखो, ये अवार्ड, मैंने बोला करंट अफेयर में अवार्ड, आइए डे, करंट अफेयर का डे का क्वेश्चन। आइए करंट अफेयर में अब जहां आपको कंफ्यूजन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो करंट अफेयर में कौन कौन से क्वेश्चन है। हाँ, उसमें साइंटिफिक डिस्कवरी में कौन सी डिस्कवरी किसने की है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी वो सब शॉर्ट वाले करंट अफेयर के ही अंदर होते हैं। करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन और। हम्म, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, पॉलिटी इकोनॉमी में। तो जो आप इकोनॉमी का नोट्स पढ़ते हैं वो आप रिवाइज तो करोगे ही, बट मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने वो बताया है आपको जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ऊपर की चीजें कर लेते तो ये लीस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें है, ठीक है। तो आपको अपनी नोट्स तो पढ़ना ही है, बेसिक मटेरियल इकोनॉमी का पढ़ना है जो आप, अब जैसे इकोनॉमी में कोई किसी किसी ने कहीं से क्लास करी हो या कोई भी छोटी मोटी किताब हो, तो उसमें बेसिक ये चीजें बताई गई होती है, बट ऐसे क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है वो पेपर में बहुत कम है, बहुत कम मतलब क्वांटिटी में ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का आप देखो कौन सा, ये सक्षम वैली, ये मैपिंग से क्वेश्चन है बेसिकली। और ये क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन ये लगातार करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा है। अब देखो यहाँ फंसे थे लोग, ये थोड़ा सा नया है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डेट्स के साथ ये सब थोड़ा सा तैयार कर लें। क्वेश्चन वही आया, अब देखो कह रहे हैं ना करंट अफेयर बना नहीं है, बहुत से लोग कह रहे थे मैगजीन से नहीं आया है। किसी भी मैगजीन को आप उठाइए, हमारी आदत क्या है, हम लोग तैयार करते हैं अभी तक इंडिया उज्बेकिस्तान एक्सरसाइज का नाम 10 लिख। ऐसा नहीं है कि मैगजीन में डेट्स नहीं लिखी है, मैगजीन में डेट्स लिखी है, सभी मैगजीन में डेट्स लिखी है, हमारा फोकस उन पर नहीं होता। तो नेक्स्ट पेपर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ना केवल एक्सरसाइज की डेट्स, बल्कि प्राइम प्राइम मिनिस्टर की बाहर अगर कोई जर्नी हो रही है तो उसकी भी डेट्स को फोकस करेंगे हम लोग। समिट्स जो होती है,
कॉप वगैरह उनकी भी डेट्स को हम लोग फोकस करेंगे, तो डेट्स को आप थोड़ा सा फोकस करें। मैगजीन में पहले भी थे, अब भी है। बाहर मैगजीन से तब भी कुछ नहीं था। ठीक है। ये करंट अफेयर्स का एकदम बहुत चर्चा में रहा क्वेश्चन है। ठीक। ये मैंने क्या बोला था आपको, साइंस, डिफेंस भी साइंस के अंदर आता है, डिस्कवरी से क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो डिफेंस, और देखिए इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, फोकस रखना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो डिफेंस की जितनी भी न्यू डिस्कवरीज है, बेहद इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो कोई भी नया नया जो भी रुद्राक्ष वगैरह कई सारी चीजें, रुद्रास्त्र वगैरह कई सारी चीजें आई हैं, वो आप करके जाना, डिफेंस से क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार भी आए थे, इस बार तो और ज्यादा चांसेस है। देखिए समिट का ही पार्ट है, कहाँ मीटिंग हुई थी और किस तारीख को, देखो फिर पूछा उसने डेट्स। ठीक है। करंट अफेयर, और करंट अफेयर डेली प्रैक्टिस करने वाली चीज है, इसलिए आपको डेली डेली पढ़ना है। 2 घंटे का जो मैंने आपको टारगेट दिया था, इनको रखना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स सभी में मैंने आपको तरीके बता दिए, लेकिन करंट अफेयर्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी। और भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा, देखो। साइंस डिस्कवरी, क्या ही है क्वेश्चन। फिर क्या है, अब ये क्वेश्चन जो थोड़े से है ना, ये क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो करंट अफेयर्स में। ठीक है। अब आ जाओ, साइंस डिस्कवरी, प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ ना मैं क्वेश्चन। समिट, कितने क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये तो बहुत सिंपल सा उत्तराखंड का एक स्कीम है। ऐसे क्वेश्चन जैसे दूसरे स्टेट्स की स्कीम्स हैं, वो लीस्ट कंसर्न वाली होती हैं, इनको सबसे कम फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी करंट अफेयर आ तो सारे, हालांकि करंट अफेयर में आप एक एक हिसाब से सारा पढ़ते हो, बट फोकस नहीं करना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। दूसरे स्टेट की स्कीम से एक आध दो क्वेश्चन बहुत फेमस होती है तो आता है, तो ऐसे क्वेश्चन पे बहुत फोकस नहीं करना है। देखो कॉन्फ्रेंस, फिर समिट से क्वेश्चन, और फंस कहाँ है, सभी के सभी लोग इनमें फंस रहे हैं। जहां भी डेट्स पूछ रहे हैं वहीं लोग फंस रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसने कुछ अलग से पूछ लिया, ये तो स्कीम्स ही है। ये तो मैं पहले ही बताया था, तो स्कीम है। फिर ये भी जो स्कीम, ये भी है, इसमें भी मैक्सिमम जो लोग थे वो डेट में फंसे थे। तो हालांकि ये ना तो समिट का पार्ट है ना इसका पार्ट है, लीव, ऐसे क्वेश्चन को लीव कर देना। ठीक। अब बताइए, ब्रह्मोस आपको कभी पता नहीं होना चाहिए, ये तो उम्मीद भी नहीं कोई कर सकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस, अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश, जितना भी अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो बेहद जिस चर्चा में रहा था ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, मोस्ट मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। प्रवाह सॉफ्टवेयर, अगेन साइंटिफिक डिस्कवरी पोर्टल वगैरह, इससे क्वेश्चन है, वो भी पीछे दे रखे होते हैं। ठीक है। ऑपरेशन, अब इस बार भी कई सारे ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर के अलावा भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंधु है इस बार के पेपर के लिए, ऑपरेशन केलर है, ऑपरेशन ब्रह्मा है। हो सकता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा इन पे क्लास ले लें, तो ऐसे ऑपरेशन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इन चार्ट बनाना है आपको, इन सब चीजों के मैंने पहले ही बोला, चार्ट बनाना है। बताइए करंट अफेयर इसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड देख नहीं पाया था हमने, जो ऐसा कौन सा इसमें क्वेश्चन करंट अफेयर का आया है जो हमसे नहीं बन सकता था इसमें। 2 से 3 क्वेश्चन है, छोड़, फिर देखो, फिर डिफेंस। क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, जिस तरीके से वो रिपीट करता है ना चीजों को, वो आप देखते चलो बस। अब और पढ़ते रहिए बड़ा बड़ा करंट अफेयर्स। साइंस, वही डिस्कवरी, कौन सी वैक्सीन किसने बनाई, ये जो रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इन्वेस्ट, ये भी रिपोर्ट से ही क्वेश्चन है।
कोई क्वेश्चन, कोई थीम, कुछ भी यूपीएससी ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, ये इनका भी पर्सन सारे मेंशन होते हैं। मैंने बोला था ना, पीछे देखना है एक तरफ कौन मरा कौन जिया, किसको कौन से कहीं अपॉइंटमेंट मिली, सीधा सीधा पर्सन से क्वेश्चन है। दो नहीं आएंगे, दो तो आएंगे, आप मिला देना, दो से क्वेश्चन हो जाएगा। वही डे का क्वेश्चन। बॉयज ऑफ साउथ एशिया समिट। अब आपको समझ आ रहा होगा ना कि कहाँ फोकस करना है, समिट से किससे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चन है। और थोड़ा डेट और मंथ को एटलीस्ट मंथ तैयार करना। ठीक है, उस दिन कमेंट में भी कई लोगों के सर 1 साल पुराना डेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत कुछ करंट अफेयर्स में ऊट पटांग नहीं पूछ रहा है। इसके अलावा करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ये पेपर में आपके प्रूफ के लिए लेके आया था कि ठीक है, करंट अफेयर्स के ओवरऑल क्वेश्चन हो गए। तो कुल मिला के पेपर को देख के आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है जिससे आपको बहुत डिस्टर्ब हो जाने वाली बात है। आपके पास 2 मंथ है, आज 1 अगस्त है। मैं 10 दिन को नहीं मानता हूँ। 1 अगस्त से अगस्त पूरा, सितंबर पूरा मानता हूँ, अक्टूबर के 10 दिन में नहीं मानता। 10 दिन आप, 10 दिन कैसे भी मान लो आप। कोई कोई थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं होती, बीमार भी हो सकता है, किसी को कुछ काम भी पड़ सकता है, अदर एंगेजमेंट भी 1-2 दिन की हो सकती है, या कोई रिवीजन के लिए टाइम रखता है। लेकिन आपके पास 2 महीने फिक्स है। इन 2 महीने में 2 घंटे डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स के मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया कि जो किसी भी मैगजीन, एक ही मैगजीन इस्तेमाल करनी है। 30% करंट अफेयर के क्वेश्चन को दिमाग में बना के चलना है कि हमको छोड़ना नहीं करना है, 70% करना है। आपको उसमें स्कोर 150 में से 130 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको 90 से 100 के बीच में लाने हैं, वो भी जनरल वालों के लिए जिनका कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, दूसरी बात करंट अफेयर्स की ये है कि करंट अफेयर्स में आपको 2 घंटे डेली देने हैं। कुछ चीजों के चार्ट आप ट्रिक के साथ खुद बना लें। अवार्ड कौन सा किसको मिला है ये बना लें। पर्सनैलिटी, किससे रिलेटेड कौन अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है, कौन से स्पोर्ट में किसको अवार्ड चीजें मिली है, वो लोग बना लें। तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोग तैयार कर लो। तीसरा, करंट अफेयर्स में आप जो तैयार करोगे वो समिट्स तैयार कर ले, बिट डेट्स, एक्सरसाइज तैयार कर ले। ये सब चीजें आप बेसिक बेसिक वाली जो पीछे दे रखी है तथ्य सार करो में। जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं उनको आप कैसे पढ़ोगे, हेडलाइन पढ़ोगे। हेडलाइन के बाद उसके 1 से 2 जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो हाईलाइट कर लोगे। ठीक है, तो इस टाइप से वो चीज आपको तैयार करनी है। जो बड़ा बड़ा करंट अफेयर्स होता है किसी मैगजीन का, जिसमें बहुत बड़ा बड़ा जानकारी दे रखी होती है किसी की चीज के बारे में, वो केवल आप उसकी हेडिंग पढ़ना है, और उससे रिलेटेड अगर कोई इंपोर्टेंट चीज है तो उसको तुरंत उसको हाईलाइट कर लो। 1-2 लाइन मिलेगी बस, उसके अलावा पूरा काट दिया करो, किसी मतलब का नहीं होता। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है। वही अवार्ड से अभी भी करंट अफेयर्स आ रहा है, स्पोर्ट अवार्ड, स्पोर्ट पर्सनैलिटी से करंट अफेयर आ रहा है, समिट से करंट अफेयर आ रहा है। डेज को बार बार पूछ रहा है, इस बार तो डेज को क्रोनोलॉजी में लगवाया, वो थीम से भी क्वेश्चन पूछता है, कौन से डे की क्या थीम थी। आज भी क्वेश्चन डेट से आ रहा है, समिट से आ रहा है। आज भी क्वेश्चन पर्सनैलिटी से लगातार रिपीट्स हो रहे हैं। तो इसी टाइप की चीजें आएंगी। रिपोर्ट से क्वेश्चन, इंडेक्स से क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। इस बार रैंकिंग पिछली बार नहीं पूछी, इस बार रैंकिंग भी पूछ सकता है। तो इंडिया की रैंकिंग के अलावा हमेशा फोकस किया करो कि जैसे बड़े बड़े जो इंडेक्स है एचडीए वगैरह की, उनके जो स्केल्स है मापने के वो क्या है, एसडीजी वगैरह के जो इंडेक्स है कौन कौन से स्केल्स है वो नापते हैं। दूसरी बात, उसमें एक चीज देखा करो कि साउथ एशिया में, ब्रिक्स में और G20 वगैरह में, इनमें इंडिया की कंडीशन क्या है। साउथ एशिया में हमेशा देखा करो कि पाकिस्तान, नेपाल, इनसे इंडिया किस में पीछे है किस में आगे, यहाँ से कंपैरिजन पूछता है, चाइना से कंपैरिजन पूछता है। तो इंडेक्स वगैरह को थोड़ा ठीक से। इसके अलावा मेन मेन इंडेक्स को, बाकी जो ऊट पटांग जितने भी इंडेक्स है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स नहीं है, कई सारे इंडेक्स हैं, पासपोर्ट इंडेक्स और ये सब है, इनमें बस इतना देखा करो कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, जारी कौन कर रहा है, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है। ठीक है, यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आपको रखना है। ठीक, बाकी मैंने इसमें भी जो पिछले वाले वीडियो में आपको जो थीम्स बताई थी, वो फिर यहाँ पर वही थीम्स रिपीट हो रही हैं। ज्योग्राफी में मैपिंग का क्या रोल है, माइनिंग के मैपिंग का, इंडस्ट्री का मैपिंग का क्या रोल है, वहां से क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। तो वो सब चीजें आप एक बार पिछले वाले वीडियो को देख के
इस वाले वीडियो को प्रूफ लेने के लिए देख लेना। इसके अलावा आप नेक्स्ट हम लोग वीडियो तो डालेंगे, इसके लिए मेंटरशिप जो प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं वो एक बार टेलीग्राम को आप विजिट कर लेना, और उसमें मेंटरशिप की जानकारी है, आप उसको ले लेना। बेस्ट पॉसिबल जो भी बेस्ट आपकी मदद हो सकती है बिना किसी वाइस के, मतलब बहुत मिनिमल प्राइस उसका रखा हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लेना। शायद क्या मतलब डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, थैंक यू।